नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है दोस्तों। तो आज मैं आपको एक थोड़ा सा अलग हट के एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत से मेरे पास इसको लेकर आग्रह आए थे, बहुत समय इसको हो चुका है और मैंने सोचा आज इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि बहुत सारे जो लोगों का एक साथ उत्तर है उनको मिल जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जिन लोगों की नई शादी हुई है वो लोग और जो लोग अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अब बच्चे के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो कुछ छोटी सी जानकारी इसमें आपको दूंगा, लेकिन ये जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सबके बहुत काम आने वाली है दोस्तों। खासकर जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आइए, आज का जो विषय है थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। गर्भाधारण में वर्जित काल। जी हाँ, बहुत से लोगों को ये जो टॉपिक है थोड़ा अटपटा भी लगेगा, थोड़ा सा विषय अटपटा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं ज्योतिष से बिल्कुल जो है ताल्लुक़ रखता है। और इसी से बहुत से लोग जो हैं पंडितों के पास जाते हैं, देवज्ञों के पास भी जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं इन सब की जानकारी के लिए। तो वो जानकारी आपको मैं आज यहाँ बताने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी मेरे पास जो है आग्रह आए हैं कि हमारा बच्चा जो है, जब बच्चा पैदा होता है कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि वो बीमार है या किसी तरह से उसके शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है, किसी न किसी तरह की समस्या जो है आपके बच्चे को रहती है। तो देखिए, इसमें दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, आपके पिछले जन्म के कर्म, जो पति पत्नी हैं उनसे जो संतान उत्पन्न होती है, उनके पिछले जन्म के कर्म भी इस जन्म में आपको भोगने हैं। और जो आपके घर बच्चा जन्म लेता है उसके भी अपने पिछले जन्म के कर्म होते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ जो दोष है वो रह जाता है, जो इस जन्म में आ जाता है, उसके कारण भी ये जो समस्या है वो होती है। और आजकल के जो युवक हैं और जो युवतियाँ हैं वो कुछ गलतियां करते हैं। उन गलतियों की वजह से भी आपके आने वाली जो संतान है वो कहीं ना कहीं किसी रूप से पीड़ित हो जाती है। मानसिक रोग का उनको शिकार होना पड़ जाता है, या उनका जो शरीर है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, किसी तरह की बीमारी भी उनको लग जाती है दोस्तों। तो इन सब के लिए थोड़ा सा अगर आप किसी अच्छे पंडित से परामर्श नहीं करना चाहते हैं, तो ये जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको हर व्यक्ति बहुत आराम से समझ सकता है, पढ़ सकता है। खासकर वो लोग जिनका नया विवाह भी हुआ है और वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, यानी अपनी संतान के लिए कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, वो सब के बहुत काम आने वाला सूत्र है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पंचांग मार्केट से आप खरीद कर ला सकते हैं। पंचांग दिवाकर जो है बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है और 101 रुपये की है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और इसमें क्या क्या देखना है ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 कुंडलियाँ आप बना सकते हैं। 2 छोटी सी पहले कुंडलियाँ मैं यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि इसकी आवश्यकता जो है पड़ने वाली है हमें, और इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या क्या इसमें देखना रहता है। एक और यहाँ पे कुंडली बना लेते हैं। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी चंद्र कुंडली बना लेनी है और पति और पत्नी यानी कि पुरुष की और पत्नी की, आपको अपनी और आपकी पत्नी की चंद्र कुंडली बना लेनी है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बड़ा बड़ा ताकि इसमें गलती नहीं हो।
चंद्र कुंडली आप एक पेपर पे बना के रख लीजिए। और दूसरा कार्य आपको जो क्या करना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस समय आपकी पत्नी को रजोदर्शन होता है, यानी इंग्लिश में उसको मेंसेस कहा जाता है, वो समय आप अपनी पत्नी को बोले कि वो समय जो है वो उतार ले, कहीं पे नोट कर लें। उस समय की भी आप कुंडली बना के अपने पास रख लीजिए। ये थोड़ा सा एक विस्तार का विषय है और जब समय मिलेगा तो इस पर पूरा एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा कि क्यों जब स्त्री का सबसे पहले रजोदर्शन होता है या उसके मेंसेस जब पहली बार होते हैं उसके जीवन में, उसकी क्यों इतनी महत्वता दी गई है ज्योतिष में। इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है दोस्तों। तो जब समय मिलेगा इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप इतना ही आपको करना है। अब पहला जो सूत्र है इसमें आपको याद रखना है क्या, आपको देखना है आपकी जन्म राशि क्या है। उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए किसी की जो पुरुष है उनकी जन्म राशि सिंह है दोस्तों, और गोचर का चंद्रमा आपको देखना है। ये आपको पंचांग से पता चल जाएगा। जो लोग पंचांग नहीं देख सकते हैं वो बहुत आसान तरीके से गूगल पे टाइप करेंगे कि आज चंद्रमा कहाँ पे है, कौन सी राशि में है, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। तो बहुत आसान है, इसको आप खुद अपने आप देख सकते हैं। और ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं दोस्तों, अगर ये सावधानी आप बरतते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो संतान है उसको वो निरोग हो, उसको किसी तरह का रोग नहीं हो, तो कम से कम इतने जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आप अगर फॉलो कर लेंगे तो बहुत सी उसमें सावधानियां हैं, बहुत सा उसमें आपको मदद मिलेगी दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अपनी चंद्र कुंडली से देखना है उस दिन के गोचर के चंद्रमा कहाँ पे है। मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अगर गोचर के चंद्रमा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ गोचर क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। गोचर के चंद्रमा अगर आपके राशि से यानी आपके चंद्रमा से अष्टम भाव में चल रहे होंगे तो आप कोशिश करिए वो जो दिन है वो दिन आप अवॉइड करिए। उस दिन अगर आप कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं या अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं या गर्भाधारण की जो है आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उस दिन वो काम आप नहीं कीजिए दोस्तों। दूसरा फिर आपको देखना है आपकी पत्नी की चंद्र कुंडली क्या कहती है। आपकी पत्नी की मान लीजिए कन्या लगन की कुंडली है और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, और अगर उस किसी भी दिन गोचर में आपकी पत्नी की कुंडली से भी गोचर में चंद्रमा अगर मेष राशि में चल रहा है तो ये दिन भी जैसे मैंने पहले बताया गर्भाधारण के लिए उपयुक्त समय नहीं होता है। अगर आप उस दिन कुछ ऐसा विचार विमर्श कर रहे हैं तो वो दिन आपको जो है अवॉइड करना है दोस्तों। ये थोड़ा सा कष्टकारी होता है और भाग्यवश अगर इस दिन आप अपनी एक युवक और युवती अगर संभोग कर लेते हैं और पत्नी जो है वो उसके गर्भाधारण हो जाता है या वो उसका गर्भाधारण रुक जाता है किसी वजह से और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो ये जो चंद्रमा अष्टम भाव में चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं संतान को कष्ट देते हैं दोस्तों। कष्ट देते हुए पाए जाते हैं। आपकी संतान जो है रोगी पैदा हो सकती है, किसी तरह का उसमें विकार जो है वो हो सकता है दोस्तों। तो ये पहला नियम है, आपके जन्म चंद्रमा से गोचर के चंद्रमा उस दिन अष्टम भाव में नहीं होने चाहिए दोस्तों। इसके लिए आपको अपनी चंद्र कुंडली बनानी पड़ेगी। जिन लोगों के पास अपनी अपनी कुंडलियां नहीं हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने नाम से आप अपनी राशि निकाल सकते हैं, जो भी आपका प्रचलित नाम है जो आपके माता पिता ने आपका रखा है, और उसी के हिसाब से आप ये दिन जो है निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये पहला नियम है, पहला सूत्र है
इसमें जो मैंने आपको पहले बताया था कि जिस समय आपकी पत्नी को रजो दर्शन होता है उस समय की भी आप कुंडली बना लीजिए। उसमें से भी चंद्रमा अगर अष्टम भाव में चल रहा हो तो वो दिन भी आपको नहीं चुनना है दोस्तों। तो इसमें जैसे मैंने पहले बता दिया है, विस्तार से अगली वीडियोस में और चर्चा करूँगा। अब दूसरा नियम क्या है, ये भी बहुत आसान नियम है और बहुत से लोग इसको अपने आप लगा सकते हैं। और अगर जिसको पंचांग नहीं देखनी आती है, फिर से मैं बता रहा हूँ, गूगल पे अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जिस दिन गंडमूल नक्षत्र हों, अब गंडमूल नक्षत्र कौन से होते हैं ये हर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। अश्विनी, भरणी, अश्विनी, मघा, मूला, केतु के नक्षत्र और बुध के जो नक्षत्र होते हैं रेवती, आश्लेषा, ये सब बुध के जो नक्षत्र होते हैं, 3 केतु के 3 बुध के, तो ये नक्षत्र भी गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। ये नक्षत्र भी आपको नहीं चुनने हैं दोस्तों। वो दिन अगर आप कुछ जो है विचार विमर्श कर रहे हैं तो वो दिन आपको नहीं चुनना है जिस दिन कोई गंडमूल नक्षत्र पड़ता हो दोस्तों। अब गंडमूल नक्षत्र कितने समय के लिए रहता है ये आप पंचांग से देख सकते हैं। कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे ख़त्म होता है, वो सारा पंचांग में दिया रहता है। और पंचांग में नहीं तो आप गूगल में टाइप करेंगे, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ये दूसरा नियम हो गया दोस्तों। तीसरा नियम क्या है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सब नोट कर सकते हैं और जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो भी इसको नोट कर लीजिए। भरणी नक्षत्र, जी हाँ, सब नक्षत्रों में सबसे खराब नक्षत्र जो है वो भरणी नक्षत्र होता है और इसके स्वामी यमदेव माने जाते हैं। तो भरणी नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य कभी भी नहीं किया जाता है। और इस तरह का शुभ कार्य जब आप अपने संतान उत्पत्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस दिन अगर आप कुछ इस तरह का आपके मन में विचार है तो वो दिन भी आप कोशिश करिए कि अपनी पत्नी के साथ संभोग ना करें दोस्तों। ऐसे जो बहुत से केसेस में देखा जाता है कि अगर भाग्यवश पत्नी जो है गर्भवती हो जाती है उस समय के अनुसार और उस दिन जब भरणी नक्षत्र चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी संतान को कुछ ना कुछ कष्ट अवश्य देगी दोस्तों। अब इसके बाद चौथा रूल क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो हमारे पर्व होते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी का जो दिन होता है यानी 8वीं तिथि, ये दिन भी बिल्कुल से आपको नहीं चुनने हैं दोस्तों। जिस दिन अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, अष्टमी हो, अष्टमी तिथि हो, वो समय भी इस कार्य के लिए बिल्कुल अनुचित माना जाता है। और जैसे मैं फिर से कह रहा हूँ, इस समय में अगर जो आपकी पत्नी है वो गर्भवती हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं संतान को कष्ट अवश्य देखने को मिलता है दोस्तों। अब और एक सूत्र है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। संध्या काल के समय आप कोशिश करिए इस तरह का कोई भी कार्य या कोई भी अपने मन में विचार विमर्श नहीं लाना है कि संतान उत्पत्ति के बारे में आप सोचें। संध्या काल कब होता है मेरे ख्याल से सबको पता होगा जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है दोस्तों। बहुत से लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन संध्या काल के समय कभी भी अपनी पत्नी के साथ आपको संभोग नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों में भी बहुत विस्तार से इसके बारे में लिखा हुआ है। जितने हमारे पुराण हैं उनमें भी विस्तार से लिखा हुआ है। जो एक संभोग का समय बताया गया है वो रात्रि का समय होता है। इसके पीछे भी ज्योतिष के कुछ नियम हैं जो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि रात का समय ही क्यों चुना गया था। इसके लिए इसके पीछे बहुत लंबी एक जो है गाथा है, वो जब समय मिलेगा तो ये गाथा आपको पूर्ण रूप से मैं बताऊंगा दोस्तों। भद्राविष्टिकरण हो, ये भद्राविष्टिकरण कब होता है ये आपको पंचांग से पता चल जाएगा। तो वो समय भी जो है एक अनुकूल समय नहीं माना जाता है, तो उस समय को भी आपको जो है नहीं चुनना है दोस्तों, अगर इस तरह की आपके मन में कोई विचार विमर्श है। अब
एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो आपको बहुत ध्यान रखना है, वो है जिस दिन आपका जन्म नक्षत्र हो, चाहे वो पुरुष का जन्म नक्षत्र हो या पत्नी का जन्म नक्षत्र हो, ये दिन भी अनुकूल नहीं माना जाता है दोस्तों। ये दिन भी आपको नहीं चुनना है। जिस दिन आपके जिस तिथि को हिंदू ज्योतिष के हिसाब से जो तिथि होती है, जिस तिथि को आपके माता पिता की मृत्यु हुई हो या किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हुई हो, उस तिथि वाले दिन भी आपको कोशिश करना है कि ये आपको नहीं चुनना है दोस्तों। अब आपके जन्म नक्षत्र से जो 7वां नक्षत्र होगा, ये आप पंचांग में देख सकते हैं। उसमें जो है एक पूरी तालिका दी रहती है नक्षत्रों की, वहाँ से आप गिन सकते हैं जो आपका जन्म नक्षत्र हो। अब जन्म नक्षत्र क्या होता है, इस पे मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूँ। जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो शायद उनको थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जब आपका जन्म होता है, वो आपका जन्म नक्षत्र माना जाता है। तो आपके जन्म नक्षत्र से जो 7वां नक्षत्र आएगा, मान लीजिए आपके जन्म नक्षत्र से 7वां नक्षत्र जो है वो मृगशिरा आता है, यानी उसके स्वामी मंगल देव बनेंगे। तो मंगल देव के जो तीनों नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, चित्रा, ये 2 और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र भी आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। इस दिन भी आपको इस तरह का कोई कार्य नहीं करना है। अपने संतान उत्पत्ति के बारे में कोई विचार विमर्श इस दिन आपको नहीं करना है दोस्तों। ये भी कहीं ना कहीं आपकी संतान को जो है नुकसान अवश्य पहुंचा सकती है। तो ये कुछ सूत्र हैं, आप याद कर लीजिए। अब इसके अलावा और क्या सूत्र हैं, ये मैं अब आपको और बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपने अपनी चंद्र कुंडली बना ली, तो आपको अब अपनी राशि कुंडली देखनी है। आपकी राशि कुंडली में जो भी अष्टम जगह पे, अष्टम भाव में जो राशि आएगी, मान लीजिए इसको मैं चंद्र कुंडली नहीं लेता हूँ, आपकी राशि कुंडली ले लेता हूँ। तो राशि कुंडली में आपके अष्टम भाव में ये जो होता है, ये अष्टम भाव होता है जहाँ 12 नंबर लिखा है। तो उस समय जब आप इस तरह का कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, उस समय की भी आप कुंडली बना के देख सकते हैं। अगर उस समय में 12 नंबर लगन आ रहा है, क्योंकि आपकी राशि कुंडली में 5 नंबर लगन आता है, तो उसके हिसाब से अष्टम भाव में 12 नंबर लगन आएगा। तो उस समय अगर 12 नंबर लगन उदित हो रहा है, जब आप ये विचार विमर्श कर रहे हैं, तो वो समय भी अनुकूल नहीं होता है। इसी तरह से आपको पत्नी की भी राशि कुंडली देख लेनी है। पत्नी की राशि कुंडली से अष्टम भाव में जो राशि आएगी, वो राशि अगर उस समय में लगन में उदित हो रही है, आप उस समय की कुंडली बना के देख सकते हैं। हर तरह के सॉफ्टवेयर जो है फ़ोन में अवेलेबल हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो आप एस्ट्रो सेज करके एक सॉफ्टवेयर है, वो आप फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा अनुकूल समय माना जाता है। अगर इस समय में अगर आप कोई विचार विमर्श करते हैं अपने वंश को बढ़ाने की या संतान उत्पत्ति की, तो ये समय भी आप ना चुने तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। तो ये कुछ साधारण से सूत्र हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और जिन लोगों को इसमें कुछ समस्या है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और नंबर मैं आज बोर्ड पे लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने आग्रह किया था कि आपकी वीडियोस में जो नंबर है वो नहीं आता है। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ज़्यादा अपना नंबर नहीं देता हूं दोस्तों। तो 8178715843। तो किसी को भी इसमें समझने में कुछ परेशानी होती है या आपको कोई समस्या आती है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी आपके पास है उस, या आपके जो भी नाम है, तो मैं आपको 1 या 2 दिन में उसका उत्तर अवश्य दे दूँगा दोस्तों। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। बहुत से लोग जो हैं इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं और एक गलत समय में
कुछ इस तरह का कार्य उनके जीवन में हो जाता है या गलत समय में आप अपनी पत्नी के साथ संभोग कर बैठते हैं और उसके बाद जब आपकी पत्नी गर्भवती हो जाती हैं उस समय में, तो जब आपके संतान की जब उत्पत्ति होती है, जब वो आपका जो बच्चा इस जीवन में आता है, तो उसको किसी न किसी तरह का रोग कष्ट, उसके किसी तरह से शारीरिक विकास में कमी रह जाती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेवार हम खुद भी हैं और हम ज़िम्मेवार होते हैं हमारे पुण्य कर्म। तो दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। अगर आपको इस बारे में थोड़ा सा भी अगर ज्ञान है, ज्ञान नहीं भी है, तो आप किसी अच्छे पंडित से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो सूत्र मैंने आपको बताए हैं, ये आप पूछ सकते हैं। और जिन लोगों को अगर कोई परेशानी होगी तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही एक ज्ञानवर्धक ये जो वीडियो है उन दंपतियों के लिए जो इस तरह का विचार विमर्श कर रहे हैं अपनी वंश को आगे बढ़ाने का या अपनी संतान उत्पत्ति का, तो वो इन नियमों को ज़रूर अपनाएं दोस्तों, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही, और अगली कुछ वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, और इस वीडियो को आज यही विराम दे रहा हूँ। जय शनिदेव।